ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग अपने आईसी इंजन का 27th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है बेटा, उस चैप्टर 3 की हेडिंग थी हमारी पावर एंड एफिशिएंसी। पावर एंड एफिशिएंसी। अब बेटा हम लोगों ने इस पावर से संबंधित 2 लेक्चर किए हैं और उस 2 लेक्चर में हम लोगों ने 3 तरह की पावर को डिस्कस किया। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर। इनको निकालने के क्या रिलेशन होते हैं वो भी देखा। फ्रिक्शन पावर को निकालने कौन से मेथड्स होते हैं उनको भी देखा। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड लेक्चर जो अपना था, एक लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी में देखा हम लोगों ने मैकेनिकल एफिशिएंसी देखा, हम लोगों ने थर्मल एफिशिएंसी देखा। ये 2 प्रकार की होती है, इंडिकेटेड थर्मल और ब्रेक थर्मल। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रिलेटिव एफिशिएंसी के बारे में भी देखा, थीटा आर, और एक देखा हम लोगों ने लास्ट टर्न पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब बेटा देखा जाए तो पावर एंड एफिशिएंसी जो है वो 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। लेकिन जब हम पावर एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कुछ परफॉर्मेंस से संबंधित भी पैरामीटर होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको परफॉर्मेंस। अब इस परफॉर्मेंस से संबंधित जो पैरामीटर होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी परफॉर्मेंस से संबंधित पैरामीटर कौन कौन से हैं? एक कहलाता है बेटा स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा कहलाता है सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग। और तीसरा कहलाता है बेटा हमारा हीट बैलेंस। तो कहने का मतलब हमारे जो आज का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सुपर चार्ज। तो आज के लेक्चर का हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होने जा रही है? सुपर चार्जिंग। पिछले लेक्चर में इसका नाम आ चुका है। सुपर चार्जिंग क्या है? सुपर चार्जिंग तरीका है, एक मेथड है जिससे हम इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं पीछे डिस्कस हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन से। अब देखिए बेटा, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज एक तरह से इंजन के परफॉर्मेंस से संबंधित 3 मुख्य बातें। एक है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, एक है सुपर चार्जिंग और तीसरा है हीट बैलेंस। पावर और एफिशिएंसी के बारे में जितना आपको जरूरत था, आपके कम से कम डिप्लोमा लेवल में जितना जरूरत था, उससे हमने आपको ज्यादा ही बताया है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए पहली हेडिंग है हमारी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। जरा समझने की कोशिश करिए। सपोज कीजिए हमारे पास 10 किलोवाट के 3 इंजन हैं, ए बी सी। हमारे पास 10 किलोवाट के 3 इंजन हैं, ए बी और सी। और हमें यह मालूम है कि ये 1 घंटे में कितना तेल खाते हैं। मान लीजिए ये खाता है 16 केजी, ये खाता है 8 केजी और ये खाता है 22 केजी। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पे 3 सवाल, तो आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कौन सा इंजन पावरफुल है? आप क्या कहेंगे? सर तीनों की ताकत सेम है, तो ए तीनों बराबर है, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कौन सा इंजन तेल कम खाता है, तो आप कहेंगे सर इंजन बी जो है वो तेल कम खाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा इंजन अच्छा है, तो आप कहेंगे सर इंजन बी अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर उतनी ही ताकत देता है लेकिन तेल कम खाता है। तो अच्छी बात ना सर, कम खर्चे में, कम ऊष्मीय ऊर्जा में हमें वही ताकत दे रहा है। इसका मतलब क्योंकि तीनों की पावर आउटपुट से, सर ये जो 10 किलोवाट है ये क्या है? ये ए है कि बी है कि सी है? सर ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब ब्रेक पावर है। तो अगर कहते हैं इंजन 10 किलोवाट का है, तो वो कहे या ना कहे, आपको समझना चाहिए कि ये इसकी ब्रेक पावर है। इंजन को जो आउटपुट है वो है ये। अब अगर तीनों इंजन का आउटपुट सेम है, तब तो आप सीधे सीधे देख के बता देंगे उतना ही आउटपुट देने के लिए जो इंजन सबसे कम तेल खाएगा वो सबसे अच्छा कहलाएगा। इसका मतलब इसमें बी इंजन सबसे अच्छा है, क्योंकि 10 किलोवाट पावर आउटपुट देता है और 8 केजी तेल खाता है 1 घंटे में। इसके बाद सबसे खराब इंजन कौन सा है? सबसे खराब इंजन सी है, जो कि 10 किलोवाट देता है लेकिन 22 केजी तेल खाता है। कौन सा तेल? पेट्रोल, डीजल, जो मान लीजिए आप। अब अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं, तो अब यहीं से हमारा शुरू हो रहा है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अब जरा आइए हमारे पास। अब देखिए हमने यहां पे आपको एक टेबल दे रखी है, इंजन ए बी सी।
इंजन ए बी सी, ये पावर आउटपुट दिया है तो आप क्या समझेंगे, ब्रेक पावर समझेंगे। ए इंजन का आउटपुट है 20 किलोवाट, बी इंजन का आउटपुट है 80 किलोवाट और सी इंजन का आउटपुट है 160 किलोवाट। अब फ्यूल कंज्यूम, जो ये ईंधन खा रहे हैं केजी पर आवर में, कितना केजी ईंधन खा रहे हैं एक घंटे में, ये 10 केजी खा रहा है, 16 केजी खा रहा है, ये 40 केजी खा रहा है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूं, आपको इसके जवाब बताते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न मैंने पूछा, विच इंजन इज पावरफुल, सबसे ताकतवर इंजन कौन सा है, तो जिसका आउटपुट ज्यादा है वो ताकतवर है। तो आंसर हो जाएगा इसका, मेरे ख्याल से आप सब सहमत हो जाएंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, विच इंजन इज पावरफुल, आंसर इज सी। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, विच इंजन कंज्यूम्स लेस फ्यूल, कौन सा इंजन है जो सबसे कम तेल खाता है। तो आप कह रहे हैं सर 10, 16, 40, तो ए इंजन जो है वो सबसे कम तेल खाता है। अब पीछे देखिए क्या था, पीछे वाले में अगर हम लोग पीछे चले, पीछे जो कम तेल खा रहा था बी इंजन सबसे कम तेल खा रहा था, तो सबसे अच्छा था। यहां पे कम तेल कौन खा रहा है, कम तेल खा रहा है ए। अब लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा ताकत कौन दे रहा है, सी, सबसे कम तेल कौन खा रहा है, ए, जो कम तेल खाएगा वो अच्छा है। क्या जवाब सही है, नहीं। अब मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, तीसरा प्रश्न है, विच इज द बेस्ट इंजन, कौन इंजन अच्छा है। सर आप ही ने बताया है जो कम तेल खाए वो अच्छा इंजन है। मैंने कहा नहीं, ये बात सत्य थी जब तीनों का आउटपुट सेम था, लेकिन आउटपुट जब अलग है तीनों का, तब ये बात सत्य नहीं है। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हमें बताने की कोशिश करेंगे कौन सा इंजन अच्छा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे आप देखिए। सर सबसे अच्छा इंजन जो है सर वो बी है। क्यों भाई, बी अच्छा क्यों है, बी तो 16 केजी तेल खा रहा है, अच्छा तो ए होना चाहिए क्योंकि ए 10 केजी तेल खा रहा है। सर देखिए, ये 10 केजी तेल खा रहा है, 20 किलोवाट पावर दे रहा है, मतलब 10 केजी तेल खाता है एक घंटे में, तो 20 किलोवाट देता है, मतलब 1 केजी तेल खाता है अगर एक घंटे में, तो 2 किलोवाट देता है। परंतु ये क्या करता है सर, ये 16 केजी तेल खाता है और 80 किलोवाट देता है, मतलब 1 केजी तेल खाता है एक घंटे में तो 5 किलोवाट देता है। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ तेल कंजम्पशन नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब अब चूंकि पावर अलग अलग है, तो फ्यूल कंजम्पशन जो कम है, जिसका तेल कम खाता है वो अच्छा हो जरूरी नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा प्रति किलोवाट पावर देने के लिए कौन कम तेल खा रहा है, इकाई आउटपुट देने में कौन कम तेल खा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो हम लोग अभी यहां पे आएंगे, तो अब इसका मतलब इंजन वो अच्छा होगा जिसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम हो। मेरी बात को समझिएगा, 1 किलोवाट आउटपुट देने के लिए जो कम तेल खाएगा वो इंजन अच्छा होगा। ये देखिए 10 केजी खाता है 2 किलोवाट के लिए, तो एक यहां के ये 20 किलोवाट देता है तो 10 केजी खाता है, 1 किलोवाट देगा कितना खाएगा, 1 किलोवाट देगा एक घंटे तक, तो खाएगा ये 10 बटे 20 का मतलब खाएगा 0.5 केजी। ये क्या करेगा, ये खाएगा 16 बटे 20, 16 केजी खा रहा है और 80 किलोवाट दे रहा है, तो 16 बटे 80 क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, और ये 160 खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 40 बटे 160, 40 बटे 160 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, ये क्या है 0.20। सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा ये है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन सबसे कम। तो इसका मतलब जब इंजनों की साइज अलग होती है या आउटपुट अलग होता है, जैसे इस केस में देखिए पीछे, इस केस में आउटपुट सेम था तो इंजन वो अच्छा जो कम तेल खाए, बट इस केस में यहां नहीं, इस केस में तीनों का आउटपुट अलग है, तो सिर्फ कम तेल खाना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रति किलोवाट ताकत देने के लिए जो कम तेल खाएगा वो अच्छा कहलाएगा। तो स्पेसिफिक जब भी शब्द आता है तो याद होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक शब्द भी आता है तो इकाई के साथ लगता है। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं यहां पे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है। मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम पर आवर, कितना तेल खाया और कितना आउटपुट दिया। यहां पे क्या किया आपने, कितना तेल खाया, 10 केजी खाया, कितना आउटपुट दिया 20, कितना तेल खाया 16 केजी खाया, कितना आउटपुट दिया 80, कितना केजी तेल खाया 40, आउटपुट कितना दिया 160। इसका मतलब मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इन पर आवर, एक घंटे में कितना तेल खाया
डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट। तो इकाई क्या हो जाएगी, इतना केजी पर किलोवाट आवर। तो इसका मतलब स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम इन 1 आवर डिवाइडेड बाय द पावर आउटपुट, कितना आउटपुट दिया, मतलब तो इसका मतलब जब आपने कितना आउटपुट से भाग दे दिया तो प्रति किलोवाट जो है कितना केजी खा 1 घंटे में पावर देने की। अब अगर इस स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को हम पावर, यहां पे अगर इंडिकेटेड पावर ले लेंगे, ये कहलाएगा इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, और पावर यहां पे ब्रेक पावर ले लेंगे तो कहलाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। मान लीजिए यहां पे ये वैल्यू आई, सपोज कीजिए आई 0.2 kg पर किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर IFC की वैल्यू आई ये, तो सर हमारा इंजन इंडिकेटेड पावर 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर देने के लिए 1 घंटे में 0.2 kg तेल खाए। और मान लीजिए ये वैल्यू यहां पे आ गई, सपोर्ट कीजिए 0.25 kg पर किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है सर, हमारा इंजन 1 किलोवाट ब्रेक पावर देने के लिए 0.25 kg खाएगा 1 घंटे। ये हम लोग का पर्पस है। इसका मतलब स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो है इंजन को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यदि इंजन का पावर आउटपुट अलग हो। तो अगर विभिन्न पावर आउटपुट के इंजन को कंपेयर करना है तो कौन सा इंजन अच्छा होगा, सर हमारा होना क्या चाहिए, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होना चाहिए। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इसकी हिंदी बोलेंगे तो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट ईंधन खपत या विशिष्ट ईंधन व्यय कम होना चाहिए। तो डिजायरेबल क्या है, कौन सा इंजन अच्छा होगा, जिसका 1 किलोवाट आउटपुट देने में ईंधन कम खाएगा वो अच्छा होगा। 1 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, ईंधन कम खा रहा है, ये वाला 1 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, ईंधन ज्यादा खा रहा है। तो जो 1 किलोवाट आउटपुट देने के लिए ईंधन कम खाएगा उसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई होगी। तो हमारे डिजायरेबल क्या है, इंजन की थर्मल एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, या कहिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लो होना चाहिए, एक ही बात है। थर्मल एफिशिएंसी हाई होना है या स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लो होना है, एक ही चीज है। जैसे आपने बोला, हमने कहा बेटा जा रहे हो एग्जाम देने, हाँ सर आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, ईश्वर करे तुम्हारे अधिक से अधिक सवाल सही हो, अधिक से अधिक सवाल सही हो, तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो। दूसरा बच्चा बोला सर हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। मैंने कहा तुमको भी आशीर्वाद देंगे। अब बीइंग टीचर हम लोग की आदत है बेटा उसी चीज को घुमा के बोलते हैं। तो हमने कहा ईश्वर करे तुम्हारी कम से कम गलत हो, इसका मतलब तुम्हारी जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो। अब वो लड़का नाराज हो गया कि सर आप IRT वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे अधिक से अधिक सवाल सही हो, और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारी मिस्टेक कम से कम हो। तो मैंने कहा बेटा एक ही बात है, ज्यादा से ज्यादा सवाल सही हो मतलब मिस्टेक कम से कम हो। तुमसे कह रहा हूं मिस्टेक कम से कम हो मतलब सवाल ज्यादा सही हो। तो इसका मतलब वही बात हम, तो इसका मतलब एक अच्छे इंजन की थर्मल एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, मतलब 100 जूल हीट लेके ज्यादा वर्क दे। या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उसको 1 किलोवाट आउटपुट देने के लिए जो ईंधन है वो कम खाए। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम खाए या कहिए थर्मल एफिशिएंसी हाई हो, दोनों ही बातें सेम है, बोलने का तरीका अलग है। तो डिजायरेबल क्या है, थर्मल एफिशिएंसी लो, नहीं सर हाई। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हाई, नहीं सर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लो। इसको मैं आपको समझाने के बोलता हूं, आपको जॉब चाहिए, हाँ सर कैसा चाहिए सर, सैलरी हाई, वेरी गुड, हाई सैलरी वाली जॉब चाहिए। छुट्टियां हॉलीडे क्या होनी चाहिए, हाई, वेरी गुड। प्रमोशन कैसे होने चाहिए, खूब सारे, जल्दी जल्दी होने चाहिए, हर साल प्रमोशन हो जाए, वेरी गुड। सुविधाएं फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, हाई। धीरे से मैं पूछता हूं, मेहनत सर, मेहनत मतलब लेबर कम सर, मेहनत कम हो। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, ओके। क्या मतलब, हम सब लोग ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें खूब तनख्वाह हो, खूब प्रमोशन हो, खूब छुट्टी हो, कम मेहनत हो, है ना, जिम्मेदारी भी कम हो, लेकिन ऐसी नौकरी होती नहीं है कोई। जब ये चीजें हाई होंगी तो ये है इसका, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, तो हम चाहते हैं थर्मल एफिशिएंसी हाई हो और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लो हो। ऐसी स्थिति जब होगी तो इंजन अच्छा कहलाए। तो हम जब भी करेंगे थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी बढ़ रही है तो आप निश्चित जानिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन घटेगा, या उल्टा बोलिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन घटेगा। मतलब अगर आपको 1 किलोवाट आउटपुट देने में तेल कम लग रहा है तो मानी बात है थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर आपका 1 किलोवाट आउटपुट देने में तेल ज्यादा खप रहा है, इसका मतलब इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम हो रही है। तो ये बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सर मान लीजिए उसने हमसे वो कह रहा है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालो,
वो हमें ये नहीं बता रहा है कि इंडिकेटेड की ब्रेक तो कौन सा निकाले। तो मैं कहा देखो बेटा, तुम्हें कंजम्पशन दिया है, फ्यूल कंजम्पशन, बोले हाँ सर दिया है। तुम्हारे पास इंडिकेटेड पावर भी है, बोले हाँ सर इंडिकेटेड पावर भी है। ब्रेक पावर भी मालूम है सर, मालूम है। क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। वो ये नहीं बता रहा है कौन सा, इंडिकेटेड की ब्रेक। तो हम क्या करें? मैं देखो बेटा, इंजन की पावर न बोली जाए तो इसका मतलब आउटपुट पावर, इंजन की थर्मल एफिशिएंसी न बोली जाए तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। क्योंकि हमें जो आउटपुट मिल रहा है क्रैंकशाफ्ट पे, सब कुछ वहीं से महत्वपूर्ण है। तो अगर न बोला जाए तो हम ये जानना चाहेंगे कि 1 किलोवाट क्रैंकशाफ्ट पे ताकत देने में इंजन कितना तेल खाता है। इसका मतलब हम अगर नहीं बोला जाएगा तो हम क्या मानेंगे? हमेशा मानेंगे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को, हमेशा हम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मानेंगे। आपने कहा इंजन की पावर 5 किलोवाट है, तो क्या मान लें? इंडिकेटेड पावर 5 किलोवाट है? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा तो मानिए कि उसका आउटपुट या ब्रेक पावर 5 किलोवाट। हमने कहा इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 40% है, तो क्या माने? इंडिकेटेड की ब्रेक? नहीं सर, इंडिकेटेड नहीं तो पिस्टन पे होती है। एज ए कस्टमर इसका मतलब न बोला जाए तो ब्रेक पावर मानी जाए, इंडिकेटेड पावर नहीं। न बोला जाए तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मानी जाए, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। न बोला जाए तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन माना जाए, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन नहीं। तो यही लिखा गया है, इफ नॉट मेंशन्ड। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछूं, जरा समझिएगा, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा सारी चीज। मैं आपसे पूछूं कि इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर में क्या संबंध है? कौन आपको बताना है? लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन। ओके, आपको बताना है इंडिकेटेड थर्मल और ब्रेक थर्मल में। आपको बताना है ISFC में और BSFC। अब मैं पूछ रहा हूं, एक इंजन है, उसकी इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर में क्या संबंध है? क्या बराबर होते हैं? क्या नहीं सर, हमेशा इंडिकेटेड पावर ज्यादा होती है ब्रेक पावर से। इंडिकेटेड पावर हमेशा ज्यादा होती है ब्रेक पावर से, क्योंकि इंडिकेटेड पावर जो पिस्टन पे मिलती है उसमें से घर्षण के कारण कुछ ना कुछ खर्च होता है, और फिर जो बचता है वो ब्रेक पावर मिलती है। घर्षण कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब इंडिकेटेड पावर हमेशा ज्यादा होती है ब्रेक पावर से। दूसरी बात, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? आपको याद है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होती थी इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाई MF इंटू CV, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होती थी ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई MF इंटू CV। दोनों में ही जो है हर मतलब बट्टे के नीचे वाली चीज, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ये भी MF इंटू CV है, ये भी MF इंटू CV। इंडिकेटेड पावर बड़ा है कि ब्रेक पावर? सर इंडिकेटेड पावर। तो कौन सी थर्मल एफिशिएंसी बड़ी होगी? सर ये वाली बड़ी होगी, क्योंकि ये और ये तो सेम है नीचे। ये इंडिकेटेड पावर बड़ा है तो हमेशा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बड़ी होगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी से। इसी बात को मैंने यहां पे बोलने की कोशिश की। ओके सर, सर ये होगा। मैंने कहा नो, रॉन्ग, ये नहीं होगा। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बड़ी नहीं होगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, सॉरी, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बड़ा नहीं होगा ब्रेक से, उल्टा होगा। कैसे? अभी दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अब हम करके दिखा रहे हैं आपको, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर की सारी चीज मिटा देते हैं, आपको करके दिखा। अब देखिए बेटा, ISFC, इसका मतलब मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, और ये BSFC, मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। इसमें अंश या न्यूमरेटर सेम है। इन दोनों में बड़ा क्या है? सर ये बड़ा है। अगर सेम चीज में बड़ी चीज से भाग दोगे तो कम आएगा, सेम चीज में छोटी चीज से भाग दोगे तो ज्यादा आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी, क्योंकि इंडिकेटेड पावर बड़ा है। इसका मतलब ये गलत है। सही क्या होना चाहिए? ISFC विल बी लेस देन BSFC। और वैसे भी हम लोग जानते हैं बेटा, ठीक है, इंडिकेटेड पावर बड़ी होती है ब्रेक पावर से, लेकिन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन से। इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। तो मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे। अब ये चौथा पॉइंट बेटा, किसी ऑब्जेक्टिव सवाल में ये चूंकि था, मैंने इसको इसी से बना दिया है एक पॉइंट, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व हो जाएगा। जरा समझिए, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीजेस एज पावर कैपेसिटी ऑफ द इंजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, बड़े साइज का इंजन होता जाता है,
तो जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है वो घटता जाता है। जरा इस पॉइंट को समझिए, आपके समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। इसी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव सवाल है, वहीं से मैंने निकाला हुआ है। जरा समझिएगा, एक 10 किलोवाट का इंजन है, इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, अब नहीं बोल रहे हैं तो आप इसको क्या मान लीजिए, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना है सर? यह है 2 kg पर किलोवाट आवर। मतलब क्या ये इंजन 2 kg खाएगा तेल 1 घंटे में? नहीं सर, 2 kg तेल खाएगा 1 किलोवाट देने के लिए 1 घंटे। अर्थात अगर ये 10 किलोवाट का इंजन है तो ये 20 kg तेल खाएगा 1 घंटे। लेकिन अगर ये इंजन 10 किलोवाट की जगह 10 किलोवाट की जगह 30 किलोवाट का है तो इसे 1 घंटे में कितना खाना चाहिए? 1 घंटे में खाना चाहिए 6 kg। 10 किलोवाट का था तो पर किलोवाट ताकत पैदा करने के लिए 2 kg ले रहा था। लेकिन अगर हम 30 किलोवाट का इंजन होगा तो जानते हैं 2 kg पर किलोवाट नहीं खाएगा, ये हो सकता है 1.75 kg पर किलोवाट खाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे इंजन की कैपेसिटी बढ़ती है, बड़ा इंजन होता जाता है, तो प्रति किलोवाट आउटपुट देने के लिए वो तुलनात्मक रूप से कम तेल खाएगा। मेरी बात को समझिए बेटा। सपोज कीजिए एक बिस्किट का पैकेट 100 ग्राम का है तो वो 5 रुपए का मिल रहा है। 5 का तो शायद मिलता है कि नहीं, मुझे 100 ग्राम का तो नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 100 ग्राम का पैकेट है, वो आपको मिलता है 20 रुपए। 100 ग्राम का पैकेट 20 रुपए। अगर 200 ग्राम का पैकेट हम लेते हैं तो कितने का मिलता है? मिलना चाहिए 40 रुपए का। लेकिन आप देखते हैं 200 ग्राम का पैकेट हो सकता है आपको मिल जाए 39 रुपीज। लेकिन अगर मान लीजिए हम 1 kg का पैकेट लेते हैं, जरा समझिएगा, 100 ग्राम का पैकेट है 20 रुपए का, तो 1 kg का पैकेट होना चाहिए, 1 kg का मतलब 10 गुना ज्यादा, तो 1 kg का पैकेट में 200 रुपए का, लेकिन मिलता कितने का है? 190 रुपए का या 180 रुपए का। क्या हो रहा है? जैसे जैसे साइज बड़ी होती जा रही है तो प्रति ग्राम का दाम कम होता जा रहा है। 100 ग्राम था 20 रुपए का, तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम कितने का होना चाहिए? 200 रुपए का। लेकिन होता क्या मिलता है? 180 रुपए का, 170 रुपए का। तो प्रति किलोग्राम दाम कम। तो जैसे जैसे इंजन कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसका प्रति किलोवाट जो तेल ईंधन की खपत होती है वो घटती जाती है। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो कुछ पावर जो होती है वो तुलनात्मक रूप से रेशियो में नहीं बढ़ती। तो यहां पे सस्ता क्यों मिलता है? जब 1 kg का पैकेट बनाते हैं तो मानी बात है कि आप 10 पैकेट पैक करेंगे अगर 100 ग्राम के, तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक बड़ा पैकेट पैक कर रहे हैं तो 10 गुना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है तुलनात्मक रूप से कम समय लगे। कम समय लग रहा है तो बेनिफिट आपको पास है। तो इसीलिए हमेशा बड़ा पैकेट लेंगे किसी भी चीज का तो तुलनात्मक रूप से उतनी ही चीज छोटे छोटे 10 पैकेट में लेंगे, और वो एक बड़ा पैकेट लेंगे तो तुलनात्मक रूप से आपको सस्ता पड़ेगा। वही यहां पे बोला जा रहा है, जब इंजन की पावर कैपेसिटी बढ़ती है तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मतलब 1 किलोवाट ताकत देने के लिए जो ईंधन खाता था पहले उसके तुलना में कम खाएगा 1 किलोवाट देने के लिए, यदि कैपेसिटी बढ़ रही। पॉइंट को मैंने यहां लिखने की कोशिश की है ऑब्जेक्टिव सवाल के मद्देनजर। आगे चलते हैं बेटा। तो हम लोगों का ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसको हम लोग बोलते थे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। सारांश में क्या हुआ सर? जब इंजन की पावर आउटपुट समान ना हो और उनको कंपेयर करना हो तो हमारे पास एक तरीका होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसमें हम प्रति किलोवाट इंजन जो ताकत दे रहा है उसके लिए ईंधन कितना खा रहा है। अच्छा इंजन वह कहलाएगा जो प्रति किलोवाट ताकत देने के लिए कम ईंधन खाए। फॉर ए गुड इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन शुड बी लो, और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लो है इसका मतलब है थर्मल एफिशिएंसी हाई है। आप एग्जाम देने जाइए, कम से कम गलती करके आइए। अगर आपकी गलतियां कम से कम होंगी तो आपके मार्क्स हाई आएंगे, और मार्क्स हाई आएंगे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। एक दूसरे के ये आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल हैं, लेकिन दोनों रिजल्ट सेम है। ओके, अब आइए सुपर चार्जिंग। अब बेटा देखिए यहां पे चार्जिंग शब्द का मतलब होता है इंजन को सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो हम खिलाते पिलाते हैं, मतलब इंजन जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो खाता पीता है। चार्ज, यहां पे चार्ज का मतलब है जो इनपुट देते हैं हम इंजन को, खान पान। सुपर का मतलब सामान्य से अच्छा। अब समझिए बेटा सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या है? सुपर चार्जिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ रेजिंग द डेंसिटी ऑफ इनकमिंग एयर ऑफ द चार्ज इन द सिलेंडर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। कहने का मतलब हमारी थ्योरी देखिए, याद करिए अगर आप इंडिकेटर डायग्राम, हम मानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
चार्ज या एयर का सक्शन होता है, चाहे इंजन पेट्रोल इंजन हो चाहे इंजन डीजल इंजन हो, हम ऐसा मानते हैं। फिर वही चार्ज या एयर कंप्रेस होती है, फिर अगर ऑटो साइकिल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होती है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर ये होता है, फिर इसका मतलब हम ये मानते हैं थ्योरी में कि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर पे चार्ज का सक्शन होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चार्ज का सक्शन होता है तो चार्ज अंदर कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष जो डेंसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन अगर हम इंजन को जो चार्ज दें या एयर दें उसका प्रेशर बढ़ा दें, मतलब 1 बार पे ना आके, यहाँ पर क्या है 1 बार, एक तरह से कह सकते हैं आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे ना होके थोड़ा सा ऊपर दें, मतलब 1 बार से ऊपर प्रेशर पे सप्लाई करें, तो अंदर जो चार्ज जाएगा वॉल्यूम तो उसका वही होगा जितनी स्वेप्ट वॉल्यूम होगी। 100 घन सेंटीमीटर का है स्वेप्ट वॉल्यूम तो 100 घन सेंटीमीटर होगा। लेकिन जो हम प्रेशर है वो 1 बार ना देके हाई प्रेशर पे दें। अगर प्रेशर हाई होगा तो डेंसिटी हाई होगी, अगर प्रेशर हाई है तो डेंसिटी हाई होगी, और डेंसिटी हाई है तो क्या होगा, उतने ही स्वेप्ट वॉल्यूम में ज्यादा मास आएगा। यही है व्हाट इज सुपरचार्जिंग। सुपरचार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ इनकमिंग एयर, जो सक्शन में आप एयर दे रहे हो डीजल इंजन में, या चार्ज जो आप चार्ज दे रहे हो पेट्रोल इंजन में। कैसे बढ़ा दोगे डेंसिटी भाई, उसका प्रेशर बढ़ा के। प्रेशर कैसे बढ़ा दोगे देखेंगे। सर ये सब क्यों करें, मैंने कहा ऐसा करोगे तो इंजन का आउटपुट बढ़ जाएगा। सर आउटपुट बढ़ जाएगा मतलब, मैंने कहा मान लो तुम्हारा ये इंजन है, अभी ये इंजन सामान्य रूप से क्या कर रहा है, खा पी रहा है और ये फेंक रहा है, और ये इंजन दे रहा है 5 किलोवाट। अब तुम्हें इस इंजन से 5 किलोवाट की जगह 6 किलोवाट चाहिए, तो क्या करो, इसको ठूस ठूस के खिलाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, मैंने कहा 6 किलोवाट देगा, तो पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ जाएगा, इंजन वही रहेगा, इंजन का साइज वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। पहले तुम इसको दे रहे थे, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तुम दे पा रहे थे इसको, तो कितना मास खा रहा था, स्वेप्ट वॉल्यूम गुणे डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू 1 बार। अब क्या करो तुम, इंजन वही रहेगा, इसको 1 बार के स्थान पे तुम दे दो 1.3 बार पे, तो अब क्या खाएगा ये, अब ये खाएगा 1 स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू 1.3 बार। तो इसके तुलना में अब जो मास अंदर है वो ज्यादा है। जब ज्यादा अंदर चार्ज जाएगा तो जलेगा, ज्यादा हीट पैदा होगी। अगर एफिशिएंसी सेम भी रहेगी तो आउटपुट बढ़ जाएगा। इसी चीज को समझाया गया आगे। तो पहले समझिए, हम लोग 3 स्टेप में समझने जा रहे हैं बेटा, समझिए सुपर चार्जिंग क्या है, व्हाट इज सुपर चार्ज, फिर हम समझेंगे व्हाई सुपर चार्जिंग इज डन, और फिर हम समझेंगे हाउ सुपर चार्जिंग इज डन। का मतलब 3 प्रश्नों का जवाब हमें चाहिए। कोई पूछता सुपर चार्जिंग क्या है, तो आप बताएं कुछ नहीं है, सुपर चार्जिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम इंजन को एयर या चार्ज जो भी है वो हाई प्रेशर पे सप्लाई करते हैं, हाई डेंसिटी पे सप्लाई करते हैं। कैसे, प्रेशर बढ़ा के। क्यों करते हैं, पावर आउटपुट बढ़ाने की। तो व्हाट इज सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम सिलेंडर को सक्शन स्ट्रोक के दौरान हाई डेंसिटी पे चार्ज या एयर सप्लाई करते हैं। हाई डेंसिटी बोलो या हाई प्रेशर बोलो, जो प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी डिब्बे के अंदर तुम ठूस ठूस के भरो, प्रेशर बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस कमरे में हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इस कमरे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तुम क्या करो, 1 बार है, तुम बाहर से यहाँ पे एयर और डालते जाओ, एयर डालते जाओ, यहाँ प्रेशर क्या होता जाएगा, 1 बार, 1.5 बार, 1.7 बार, 1.9 बार, 2 बार, 2.1 बार। यहां क्या हो रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ती है। तो आप करते हैं क्या सुपर चार्जिंग में, जो इनकमिंग चार्ज है या इनकमिंग एयर है सेक्शन के दौरान, उसकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ा के। क्यों करते हैं ऐसा, सर पावर आउटपुट बढ़ाने। भैया प्रेशर बढ़ा देने से, डेंसिटी बढ़ा देने से पावर आउटपुट कैसे बढ़ जाएगा। हाँ ये जरूर है कि अंदर ज्यादा मास आ जाएगा। ये देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, किसका, जो अंदर सक्शन के दौरान चार्ज आ रहा है या एयर, ऐसा करने से क्या होगा, अंदर जो एयर आ रही है या जो अंदर चार्ज आ रहा है उसका डेंसिटी बढ़, प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तभी तो प्रेशर होगा। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया मतलब डेंसिटी बढ़ गया। अब डेंसिटी बढ़ गया, अगर स्वेप्ट वॉल्यूम आपका सेम है, जितना था 100 सीसी है तो 100 सीसी, तो जो अंदर मास आएगा चार्ज का या एयर का वो बढ़ जाएगा। पीछे पढ़ा था हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, उसी वॉल्यूम में जो चीज आ रही है
अगर ये चीज बढ़ जाए तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भले ये 100 सीसी ही रहे, ये कांस्टेंट रहे, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब था तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रहे, ठीक है जी, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन आपका घनत्व जो था पहले जितना था उसकी तुलना में आपने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? प्रेशर बढ़ा के। प्रेशर कैसे बढ़ाया अभी देखेंगे। तो मास ऑफ एयर बढ़ जाएगा। अब अंदर जो एयर का मास आ रहा है वो बढ़ गया। अगर एयर का मास बढ़ गया तो इसमें तुम ज्यादा ईंधन जला पाओगे, क्योंकि बेटा आगे चल के देखेंगे चौथे चैप्टर में, किसी भी ईंधन को जलाने के लिए, पेट्रोल को, डीजल को, इतना ईंधन जलाना है तो इस ईंधन की जो केमिस्ट्री होती है वही बताती है कि इतने ईंधन जलाने के लिए इतनी एयर चाहिए। अब अगर एयर तुम्हारे पास ज्यादा है तो उससे तुम ज्यादा ईंधन जला सकते हो। और मान लो चार्ज आ रहा है अंदर, तो अंदर चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ गया मतलब तो अब होगा क्या, अंदर ज्यादा चार्ज जलेगा या ज्यादा एयर है तो उसके द्वारा हम ज्यादा डीजल जला पाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, आपको जो Ma बढ़ गया, Mf बढ़ गया, मतलब फ्यूल बढ़ गया। अगर एयर फ्यूल रेशियो सेम है तो अंदर क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। तो ज्यादा फ्यूल जला है तो ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी। अब ज्यादा ऊष्मा पैदा हो रही तो मानी बात है कि हम ज्यादा हीट पाएंगे। सपोज कीजिए मैं आपको 2 घंटे पढ़ाता हूं और आपको समझ में 2 घंटे में मैंने मान लीजिए 22 चीज पढ़ाई, तो आपके समझ में 11 चीज आई। मेरी एफिशिएंसी 50% है। तो मैं 2 घंटे पढ़ाता हूं, मैं 22 बातें आपको बताता हूं और मेरी पढ़ाने की क्षमता, कह लीजिए एफिशिएंसी 50% है, मैं आपको आधी चीज समझा पाता हूं, तो आपको 11 चीज समझ में आती है। अगर मैं 2 घंटे पढ़ाता हूं तो आपको 11 चीज समझ में आती है। अगर मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सर आप 4 घंटे पढ़ाएंगे तो हमें 22 चीज समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में आप 22 चीज पढ़ाते हैं, हमें 11 समझ में आती है। 4 घंटे में आप 44 चीज पढ़ाएंगे, हमें 22 समझ में आएगी। एफिशिएंसी वही रहेगी। इसका मतलब आप पहले हीट एनर्जी जो थी 50 जूल देते थे तो वर्क आता था 25 जूल। अब आप हीट एनर्जी 50 नहीं पैदा कर रहे हैं, आपने बढ़ा दी हीट एनर्जी। क्यों? क्योंकि फ्यूल ज्यादा जला रहे हैं। अब कितनी कर रहे हैं, 100 जूल पैदा कर रहे हैं, तो वर्क कितना आएगा, 50। कन्वर्जन आधा ही होगा, लेकिन अब चूंकि इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब सुपर चार्जिंग एक तरीका है जिससे हम उसी इंजन से पावर आउटपुट बढ़ा लेते हैं। एक तरीका तो यह है पावर आउटपुट बढ़ाने का, साइज बढ़ा दें। साइज बढ़ा देंगे तो पावर आउटपुट जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसी इंजन से आउटपुट बढ़ाना। कैसे? अंदर ज्यादा ऊष्मा पैदा कर दे। ज्यादा ऊष्मा पैदा कर दे तो ज्यादा ऊष्मा है तो कार्य जो मिल रहा है तुलनात्मक रूप से रेशो वही रहेगा। 50 था तो 25 मिलता था। अब यहां पे ज्यादा फ्यूल जला दे तो 100 मिलेगा। ज्यादा फ्यूल जला कैसे दे, ज्यादा फ्यूल भरे। ज्यादा फ्यूल भर कैसे दे, उतने ही आयतन में ठूस ठूस के भरे। ठीक है जी। हम लोग बरात रात में ज्यादा क्या करते हैं, हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए 10 रोटी की, बरात रात में ज्यादा करते हैं, सुबह से खाना बंद कर देते हैं। क्या हुआ, जाके वहां 10 की जगह 20 रोटी खा के आते हैं, तो ठूस ठूस के भर के खा के आते हैं। तो ठूस ठूस के भरा जाए तो ये हो जाएगा। इसका मतलब आइए जरा पीछे से फिर से जोड़ते हैं, चीजों को समझ में आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपर चार्जिंग क्या है, सुपर चार्जिंग क्या है सर? सुपर चार्जिंग एक प्रक्रिया है। सुपर चार्जिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम इंजन को सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एयर देते हैं, अगर डीजल इंजन है, या जो चार्ज देते हैं, इसको हम हाई प्रेशर पे देते हैं। प्रेशर कैसे बढ़ता है आगे देखेंगे। हाई प्रेशर पे देते हैं या कह लीजिए हाई डेंसिटी पे देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं कि इंजन का आउटपुट बढ़ जाए। तो इसका मतलब सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी और इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ी है, बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ी है इसका मतलब प्रेशर बढ़ा, एक ही बात है। तो डेंसिटी बढ़ती है या प्रेशर बढ़ता है, बढ़ाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? पावर आउटपुट बढ़ाने। उसी इंजन से हम 5 की जगह 6 किलोवाट पा जाएं, 6 की जगह 7 किलोवाट पा जाएं। ओके, कैसे होता है मैंने बताया। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इनकमिंग चार्ज या एयर की डेंसिटी बढ़ती है। इनकमिंग चार्ज या एयर की डेंसिटी बढ़ती है तो हम अंदर ज्यादा मास भर पाते हैं, एयर का या फ्यूल का, जो भी कलिए रेशो। उससे हम लोग जो फ्यूल ज्यादा जलाएंगे तो ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। ज्यादा ऊष्मा मिलेगी तो हमारा मैकेनिकल वर्क भी ज्यादा मिलेगा, अगर एफिशिएंसी सेम है तो भी। अब आगे बढ़ते हैं। सर हमें पावर आउटपुट बढ़ाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा देखिए, सबसे पहली बात समझ, पावर आउटपुट हम बढ़ाते हैं लेकिन फॉर ए गिवन वेट एंड बल्क ऑफ द इंजन। खास करके उस जगहों पे जहां पावर टू वेट रेशियो हाई रखना है। हवाई जहाज में भी पहले बेटा आईसी इंजन लगा करते। अब हवाई जहाज मान लीजिए आपने बनाया है,
उसमें इंजन ये है 5 किलोवाट का। मैंने कहा भाई मुझे हवाई जहाज का जो इंजन है थोड़ा पावरफुल चाहिए। बोले ठीक है सर, ये 5 किलोवाट का इंजन है और ये है 8 किलोवाट का। सर ये वाला इंजन लगा लीजिए, बड़ा इंजन लगा लीजिए जो कि इंडिकेटेड पावर ज्यादा पैदा कर रहा है, सब वॉल्यूम ज्यादा है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा इंजन लगाएंगे तो ये भारी है, जगह भी ज्यादा घेरेगा, तो हमारे हवाई जहाज को उड़ना है। कि हवाई जहाज को उड़ना है तो हम चाहते हैं पावर टू वेट रेशियो कम हो। तो बोले हम, आपने पूछा था क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं साइज यही रहे, इसका साइज यही रहे और ये 8 किलोवाट दे दे। मतलब हम इसी इंजन को इसी साइज में, साइज वही रहे और आउटपुट बढ़ जाए, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाए। क्या ये संभव है? मैंने कहा ठीक है सर, संभव है। तो टू इंक्रीज द पावर आउटपुट फॉर ए गिवन वेट एंड बल्क ऑफ द इंजन, खास करके उन जगहों पे जहां पावर टू वेट रेशियो हमें ज्यादा चाहिए, कॉम्पैक्ट इंजन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज का इंजन, या मैरीन इंजन, या ऑटोमेटिव खासकर रेसिंग कार का इंजन, इन सब जगहों पे जो जहां पे वेट और स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं चार्ज, पावर आउटपुट बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा बेटा, गांव में या जिनके पास खूब बड़े बड़े घर हैं, वो जैसा भी फर्नीचर रख ले। हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 2 कमरे का छोटा सा मकान है और पूरी गृहस्थी है बड़ी पुरानी, तो होता क्या है, हमारे घर में हर चीज जो है वो बड़ी कॉम्पैक्ट सी होगी। फोल्डिंग टाइप की मेज, फोल्डिंग टाइप का आयरन वाला बेस, तो हर चीज फोल्डिंग है। क्यों? क्योंकि जगह कम है और रखना सब कुछ है। ऊपर हम लोग मचान में बना रखे हैं, स्टोरेज स्पेस बना रखी है, वहां रख देते हैं, तो उसी स्पेस के अंदर सामान को ठूस ठूस के भरते हैं। तो इसका मतलब गिवन पावर एंड वेट रेशियो के लिए, मतलब साइज ना बढ़े और पावर बढ़ जाए, ऐसा करना है तो हम सुपर चार्जिंग करते हैं। तो सुपर चार्जिंग का मेन उद्देश्य है पावर आउटपुट बढ़ाना। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए। यहां आउटपुट बढ़ रहा है तो हीट भी ज्यादा आ रही है, हीट ज्यादा आ रही है तो फ्यूल भी ज्यादा लग रहा है। तो हम ये नहीं करें कि एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ना अलग बात है, पावर आउटपुट बढ़ना अलग बात है। मान लीजिए पहले 2 kg तेल खा रहा था और दे रहा था 3 किलोवाट, अब सर ये दे रहा है 6 किलोवाट और तेल खा रहा है 4 किलोवाट, तो फर्क क्या हो गया? 2 kg तेल खा रहा था, 3 किलोवाट दे रहा था, एफिशिएंसी कितनी थी? जो भी थी। अब 4 खा रहा है तो 6 किलोवाट, तो तुलनात्मक रूप से एफिशिएंसी वही है। अगर किलोवाट में देख लेते हैं थोड़ा सा तो और अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे हम आपको। सर पहले तेल हम जला रहे थे 2 kg, फलस्वरूप सर ऊष्मा दे रहे थे मान लीजिए 20 किलोवाट। हम 2 kg पर सेकंड तेल जला रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे 20 किलोवाट और हमें वर्क मिल रहा था 10 किलोवाट और इंजन की साइज थी ये। सर हमें ये जो इंजन से वर्क मिल रहा है इससे हमारा काम नहीं चल रहा, हमें थोड़ा ज्यादा वर्क चाहिए। तो आपके पास एक तरीका है, बड़ा इंजन ले लो। बड़ा इंजन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? साइज इंजन की बड़ी। क्यों? क्योंकि इंजन से ताकत ज्यादा मिलने का मतलब समझते हैं बेटा, ब्रेक पावर ज्यादा। ब्रेक पावर ज्यादा कैसे आएगी? जब इंडिकेटेड पावर ज्यादा। इंडिकेटेड पावर ज्यादा कैसे आएगी? जब PMLA स्मॉल n k डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 60। अब इसमें से ये क्या है? L इंटू A, ये है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब इंजन की साइज बढ़ गई, तो इंजन बड़ा ले लो तो पावर ज्यादा देगा। आप कहिए सर हमारे पास जगह नहीं है, हवाई जहाज में लगाना है सर, बहुत कम जगह चाहिए और जितना बड़ा होता जाएगा भारी होता जाएगा सर, हम ये भी नहीं चाह रहे हैं। तो हमने क्या चल सर साइज छोटी रहे ताकत ज्यादा हो। मैंने कहा तेल कम नहीं खाएगा, तेल तो उसी रेशियो में खाएगा, तेल नहीं कम खाएगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। कैसा? ठीक है, जगह तो कम हो जाएगी। मैंने कहा हाँ। अब समझिए बेटा, 2 kg पर सेकंड खा रहा था और आपकी हीट इनपुट हो रही थी 20 किलोवाट और आउटपुट मिल रहा था 10 किलोवाट। आपने कहा सर मेरा आउटपुट 10 किलोवाट की जगह 20 किलोवाट हो जाए। मैंने कहा 20 किलोवाट हो जाएगा सर, साइज इतनी ही रहे। मैंने साइज इतनी ही रहेगी। अब लेकिन खाएगा ये आपका 4 kg पर सेकंड। सर 4 kg पर सेकंड खाएगा? मैंने कहा जब 4 kg पर सेकंड खाएगा तो 40 किलोवाट पैदा करेगा, 40 किलोवाट पैदा करेगा तो 20 किलोवाट देगा। तो सर फायदा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने थोड़ी कहा था एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी तो वही रहेगी लेकिन उसी साइज में तुम्हें 20 किलोवाट मिल गया, वरना तुम्हें बड़ा इंजन लेना पड़ता। तो हवाई जहाज में छोटी सी जगह में तुम लगवा। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? इसका मतलब सुपर चार्जिंग का मुख्य उद्देश्य एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं है, सुपर चार्जिंग का मुख्य उद्देश्य है पावर आउटपुट बढ़ाना। इसका मतलब उसी साइज से पावर आउटपुट बढ़ा लेना या पावर टू वेट रेशियो को बड़ा करना, कॉम्पैक्ट इंजन बनाना।
ताकि खासकर उन जगहों पे जहां पे वेट और साइज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हम सुपरचार्जिंग का सहारा लेते हैं, खासकर कहाँ, एयरक्राफ्ट, मैरिन और ऑटोमोटिव इंजन। सर हमारे पास बहुत जगह है डीजल जनसेट लगाना है, डीजल जनसेट बड़ा लगा लो छोटा लगा लो चलेगा, तो वहां पे सुपर चार्जिंग की जाए जरूरी नहीं है, लेकिन इन जगहों पे बहुत जरूरी है जहां पे वेट और स्पेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरी जगह होती है टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ पावर ड्यू टू एल्टीट्यूड। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे आप हाइट ऊपर चलती है क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है हाइट के साथ घटता जाता है। तो मान लीजिए अभी हम इलाहाबाद में घूम रहे हैं, हमारा इंजन 100 सीसी एयर सक कर रहा है, तो हम कितना मास सक कर पा रहे हैं, 100 घन सेंटीमीटर गुणे इलाहाबाद का जो लोअर लेवल है उस पर जो डेंसिटी है। लेकिन यही इंजन अगर 1000 फीट ऊपर चलेगा और एयर सक करेगा तो क्या करेगा, 100 सीसी सक करेगा, 100 घन सेंटीमीटर सक करेगा, लेकिन जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इलाहाबाद वाली की इससे थोड़ी कम क्योंकि ऊंचाई पे जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम तो डेंसिटी कम, तो क्या करेगा, कम एयर सक करेगा या कम चार्ज सक करेगा। कम चार्ज सक करेगा तो उसको जलाएगा तो कम हीट मिलेगी, जब कम हीट मिलेगी तो पावर भी कम मिलेगी। तो आप क्या चाहेंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाए इंजन के अंदर जो ताकत है वो उतनी ही पैदा हो जो इलाहाबाद में हो रही थी, यहाँ जमीन पे हो रही थी। इसका मतलब क्या करें, उसको थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा के एयर दें। क्यों, क्योंकि वहां की एयर विरल होती जा रही है, उसको प्रेशर बढ़ा के एयर सप्लाई करें तो भी एल्टीट्यूड पे चलते हैं। जो एयरक्राफ्ट इंजन हैं उनमें सुपर चार्जिंग की जाती है। तो हाइट की वजह से जो पावर का लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए भी हम सुपर चार्जिंग करते हैं। इसका मतलब सुपर चार्जिंग का मुख्य उद्देश्य है पावर आउटपुट को बढ़ाना, और ऐसा करते वक्त उसका साइज और वेट ना बढ़े, साइज और वेट वही रहे, पावर बढ़ जाए, मतलब पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाए। और दूसरा, जब ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उस ऊंचाई पे जब वो सक करेगा तो अंदर कम मास आएगा, कम मास आएगा तो जलेगा तो कम हीट पैदा होगी, कम हीट पैदा होगी तो वर्क कम मिलेगा, अर्थात वर्क का लॉस होगा। तो ऐसा ना हो तो क्या करेंगे, ऊपर जब जाए तो वो हाई प्रेशर पे एयर को सक करे, मींस उसको जो एयर दे या चार्ज दे उसका प्रेशर बढ़ा दे। क्यों, चूंकि नीचे से ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता जा रहा है, पावर का लॉस होगा। तो कंपनसेट, कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति। जब जहाज ऊपर जाएगा तो उतनी पावर नहीं देगा जितनी जमीन पे दे रहा था, तो वहां पे क्षतिपूर्ति के लिए हम सुपर चार्जिंग करते हैं। एयरक्राफ्ट इंजन में हम क्षतिपूर्ति के लिए भी करते हैं, और हम चाहते हैं एयरक्राफ्ट का इंजन जो है वो साइज में छोटा हो कि उसको उड़ना है। ये दो कारण है। तो हम लोगों ने बड़ा सुपर चार्जिंग से रिलेटेड ही बातें देख ली। अब देखिए करते कैसे हैं, कुछ नहीं। सुपर चार्जिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए सुपर चार्जर। अगर आपको अपने इंजन में सुपर चार्जिंग करनी है तो आपको एक सुपर चार्जर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बला है, मैंने कहा कोई बला नहीं है। सुपर चार्जर कुछ नहीं है, सिंपली एक कंप्रेसर है। आइए देखिए, सुपर चार्जर इज नथिंग बट ए सिंपली एन एयर कंप्रेसर, जो आने वाली एयर या चार्ज का प्रेशर बढ़ाता है। अब देखिए, आपका ये सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, ये फ्लाई व्हील है। अब ये एक्सटर्नल लोड यहां से तुम आउटपुट ले रहे हो। अब इंजन चल रहा है, पावर पैदा कर रहा है। अब आपको इसी इंजन से थोड़ी ज्यादा आउटपुट चाहिए। ये इंजन दे रहा था 10 किलोवाट, आपको चाहिए इससे 12 किलोवाट। क्या किया जाए, सर एक काम करिए, ये जो चार्ज या एयर आ रहा है वो कितना आ रहा है सक्शन स्ट्रोक में, सर स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द चार्ज या एयर, जो भी इस वक्त है। अब आपने जो भी चार्ज या एयर आ रहा था उसको गुजारा एक कंप्रेसर से। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर याद होगा आप लोगों को बेटा, कंप्रेसर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एयर आ रही है और ये निकल रही है। ये कंप्रेसर क्या करेगा, अगर ये प्रेशर जो आ रहा है P1 है और ये प्रेशर जो जा रहा है ये P2 है, तो क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए वर्क खाएगा, फोकट में कुछ नहीं करेगा। तो इस कंप्रेसर में जो एयर आ रही है, चार्ज आ रहा है, कंप्रेसर ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया। अब जो चार्ज अंदर जा रहा है या एयर जा रही है उसकी डेंसिटी या प्रेशर जो था उसके तुलना में बढ़ चुका है। ये था मान लीजिए जो प्रेशर, और यहां आया है तो बढ़ गया। तो क्या हो गया है, यहां से यहां तक में प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई। अगर डेंसिटी बढ़ गई है तो इतने ही आयतन में अब क्या होगा, इतने ही आयतन में ज्यादा मास आएगा चार्ज का या एयर का। जब ज्यादा मास आएगा चार्ज या एयर का, इसको जलाओगे, ज्यादा हीट पैदा होगी। जब ज्यादा हीट पैदा होगी तो एफिशिएंसी अगर सेम है, रेशो वही है, तो आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन इस कंप्रेसर को चलाने के लिए ताकत कहां से आएगी, तो यही कंप्रेसर जो है इसी को बोलते हैं सुपर चार्जर। इसको चलाने के लिए ताकत कहां से आएगी, क्रैंकशाफ्ट पे कटिया मारेंगे
और ताकत लेंगे। ऐसे भी क्रैंकशाफ्ट से कटिया मार के बहुत सारे काम के लिए ताकत आप ले रहे थे। उदाहरण के तौर पे वॉल मैकेनिज्म को चलाने के लिए ताकत क्रैंकशाफ्ट से जा रही थी, क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट और कैमशाफ्ट से आगे। जो इंजन में वाटर कूलिंग सिस्टम है उस पंप को चलाने के लिए भी यहीं से जा रही है। इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम है उसको चलाने के लिए भी ताकत यहीं से जा रही है। जो हम लोग के कार वगैरह में एसी लगा होता है उस एसी के कंप्रेसर को चलाने की ताकत यहीं से जाती है। तो इसका मतलब यहां से ताकत खींच के हम कंप्रेसर चलाएंगे। सर तो फायदा क्या हुआ? मान लीजिए हमारा ये इंजन पहले 10 किलोवाट दे रहा था, आपके कंप्रेसर लगाने से मान लीजिए 12 किलोवाट दे रहा है। तो मैंने कहा देखो बेटा पहले 10 किलोवाट दे रहा था 12 दे रहा है, तो ये जो कंप्रेसर खाएगा ये 2 किलोवाट नहीं खाएगा, ये मान लो 0.5 किलोवाट खाएगा। तो 0.5 किलोवाट ताकत तुमने कंप्रेसर को दे दी और आउटपुट कितना बढ़ा लिया? 1.5 किलोवाट बढ़ा लिया। 2 बढ़ रहा है बट 2 में से 0.5 खर्च हो गया। तो ये है आपका कंप्रेसर, कुछ नहीं है, सुपर चार्जर है। तो सुपर चार्जर कुछ नहीं होता है, कंप्रेसर जो करता क्या है, इनकमिंग एयर या चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देता है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक चीज होती है सुपर चार्जर, एक चीज होती है टर्बो चार्जर। सर क्या फर्क है? मैंने कहा बेटा सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या फर्क है? टर्बो का मतलब समझिए थोड़ा सा ये आ गया टरबाइन। अब देखिए सुपर चार्जर में क्या होता है, सुपर चार्जर में इस कंप्रेसर को चलने के लिए जो ताकत चाहिए वो हम इंजन से ही खींचते हैं। सोचिए आउटपुट मेरा 2 किलोवाट बढ़ा था लेकिन हमें 2 किलोवाट बढ़ा हुआ नहीं मिला क्योंकि 0.5 हमारा खर्च हो गया। तो इसका मतलब कि 0.5 किलोवाट खर्च हो गया, हम चाहते हैं 0.5 किलोवाट ना खर्च हो, मेरा ताकत 2 किलोवाट शुद्ध रूप से बढ़े। तो हम एक काम कर सकते हैं, सुपर चार्जर के स्थान पर टर्बो चार्जर लगा दें। जब टर्बो चार्जर लगा देते हैं तो क्या होता है, एयर आती है कंप्रेसर से गुजरती है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर यहां और डेंसिटी बढ़ जाती है। प्रेशर डेंसिटी बढ़ जाती है, क्या होता है, अंदर उसी वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज आता है, वो जलता है तो ज्यादा हीट देता है, ज्यादा हीट देता है तो हमें वर्क भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। सर ये कंप्रेसर चलेगा कैसे? आपने बताया कंप्रेसर चलने के लिए ताकत चाहिए और आप इस कंप्रेसर को चलाने के लिए क्रैंकशाफ्ट से ताकत तो ले नहीं रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब हम इस कंप्रेसर को चलाने के लिए ताकत पैदा कर रहे हैं। कैसे? ये जो हमारी गरम गरम एग्जॉस्ट गैसेस जा रही थी एटमॉस्फेयर में वेस्ट, हम इस एग्जॉस्ट गैस के जाने के रास्ते पे लगा देते हैं गैस टरबाइन। तो ये जो गरम गरम एग्जॉस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही है इसके पास हीट एनर्जी है, हम इसकी हीट एनर्जी या एंथैल्पी से करते हैं एक गैस टरबाइन चला लेते हैं। जब गैस टरबाइन चलाने से चक्का उसका नाचता है, वो जो मैकेनिकल वर्क मिलता है उससे हम कंप्रेसर चला लेते हैं और हमें जो 0.5 किलोवाट पहले कटिया मार के हम ले रहे थे वो गैस टरबाइन से मिल जाता है, तो कंप्रेसर चल जाता है। अब मान लीजिए इसका पावर आउटपुट हमने 10 से कर दिया 12, अब अगर हमने 10 से इसको 12 कर दिया तो ये शुद्ध 2 किलोवाट बढ़ गया, जबकि पीछे क्या था, 1.5 किलोवाट बढ़ा था। क्यों? क्योंकि 0.5 किलोवाट कंप्रेसर को चलाने में खर्च हो गया था। यहां पे कंप्रेसर चलाने में कोई खर्च इंजन का नहीं हो रहा है, वो जो गैस टरबाइन है वो 0.5 किलोवाट पैदा कर रही है। लेकिन एक चीज जरूर है, यहां पे जो आपके इस इंजन में सुपर चार्जर आपने लगाया है तो जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ कंप्रेसर का हुआ है, मान लीजिए 50,000 दाम बढ़ गया। परंतु यहां पे जब आप कंप्रेसर लगाएंगे तो 50,000 खर्चा तो बढ़ ही चुका है, लेकिन इस कंप्रेसर को चलाने के लिए गैस टरबाइन भी लगी है तो 50,000 का खर्चा और बढ़ गया। इसका मतलब टर्बो चार्जर से जो आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा होगा सुपर चार्जर वाले की तुलना में। क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 किलोवाट बढ़ा है लेकिन 0.5 किलोवाट खा गया है, तो शुद्ध रूप से कितना बढ़ा है, 1.5 किलोवाट या 15%। 10 किलोवाट था 11.5 हो गया, यहां पे 10 किलोवाट था 12 किलोवाट हो गया, तो यहां पावर आउटपुट 20% बढ़ा है, यहां पावर आउटपुट 15% बढ़ा है। लेकिन इस केस में कॉस्ट कम आएगी, मींस इंजन से तो ज्यादा आएगी। एक सुपरचार्ज इंजन की का कॉस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इंजन। नॉर्मल इंजन जहां पे मतलब सुपरचार्जिंग नहीं हो रही है, कंप्रेसर नहीं है, लेकिन यहां पे ज्यादा होगा। किसका खर्चा बढ़ गया, कंप्रेसर का। अगर आप इसका प्रेशर बढ़ाना नहीं चाहते तो जरूरत ही नहीं थी इसकी, ये आता अपना जाता, जो पावर पैदा करता कहता। आपने कहा नहीं साहब हम तो ठूस ठूस के इसको खिलाएंगे एयर या चार्ज, तो ठूस ठूस के खिलाओगे तो ठूसने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए यंत्र चाहिए। कौन सा यंत्र चाहिए, यंत्र तंत्र मंत्र जो भी कह लो, कंप्रेसर, उसका दाम आएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे गैस टरबाइन। तो टर्बो चार्जर से जो आउटपुट मिलेगा वो सुपर चार्जर की तुलना में ज्यादा मिलेगा। वहां 15% बढ़ रहा था उदाहरण के तौर पे, तो यहां 20% बढ़ेगा। लेकिन महंगा कौन सा होगा, टर्बो चार्जर। तो टर्बो चार्जर में क्या है, इन सुपर चार्जर पावर रिक्वायर्ड टू रन इट इज टेकन फ्रॉम इंजन इटसेल्फ। सुपर चार्जर में इसको चलाने के लिए ताकत इंजन से ली जाती है, खुद ही इंजन से ली जाती है। वेयर एज इन टर्बो चार्जर पावर रिक्वायर्ड टू रन, टर्बो चार्जर में इसको चलाने की ताकत
जो वेस्ट हीट एनर्जी है, मतलब जो एग्जॉस्ट गैस बाहर जा रही है उसमें जो वेस्ट हीट है उससे ली जाती है गैस टरबाइन को चलाने के। लेकिन कॉस्टली कौन सा होगा? ये वाला। थोड़ा चीप कौन सा होगा? ये वाला। लेकिन इसमें कॉस्टली तो ये होगा परंतु पावर आउटपुट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर चलाने के लिए ताकत इंजन से नहीं ले रहे हैं, गैस टरबाइन उतनी ताकत पैदा कर रहा है। ठीक है बेटा, अब आइए टर्बो चार्जर्स होते क्या हैं? सर ये बेसिकली कंप्रेसर होते हैं। किस टाइप के? देखिए बेटा, हम लोग जब कंप्रेसर पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं दो प्रकार के कंप्रेसर मेन होते हैं। एक होते हैं रेसिप्रोकेटिंग और एक होते हैं रोटरी, या कह सकते हैं आप डायनेमिक टाइप के। इस डायनेमिक में भी जो मेन होते हैं वो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां पे हम लोग को टर्बो चार्जर्स आर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। बेटा हम लोग सामान्यतः रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंजन जो है रेसिप्रोकेटिंग है, और जब भी कोई रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस काम करती है बेटा ना, ये डेड सेंटर्स पे रुकती है और झटका मारती है, वाइब्रेशन होता है। तो ऑलरेडी एक रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, इसका कंप्रेसर भी अगर रेसिप्रोकेटिंग होगा प्रेशर बढ़ाने वाला तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग जो भी कंप्रेसर यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को अवॉइड करते हैं या नहीं इस्तेमाल। यही चीज लिखी गई है। टर्बो चार्जर्स ये जो है, ये टर्बो चार्जर, इसमें जो कंप्रेसर है टरबाइन प्लस ये, यहाँ जो हमारा नॉर्मल वाला है ये वाला, ये नॉर्मली क्या होते हैं? ये हमारे जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए साइलेंट फीचर्स, मतलब सुपर चार्जिंग से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें। देखिए ये क्या है, अगर आप पहचान रहे हो तो ये इंडिकेटर डायग्राम, एक्चुअल की थ्योरेटिकल एक्चुअल। इसमें सक्शन क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर के नीचे, फिर ये कंप्रेशन, फिर ये हीट एडिशन, फिर एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन, फिर एग्जॉस्ट। ये ऊपर वाला लूप क्या है? पावर लूप। मैंने बताया था आपको, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं प्लस है, और नीचे वाला क्या है? पंपिंग लूप है, ये है माइनस। तो सामान्य इंजन में जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन के दौरान प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर के नीचे हो, इसीलिए ये लाइन जो है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे है। जब ऐसा होता है तो पंपिंग लूप जो होता है वो निगेटिव बनता है। जो पावर आउटपुट इंजन का होगा उसके निकालने के लिए जो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते थे, उस मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए जो एरिया लेते थे, वो एरिया क्या लोगे? ये वाली की ये वाली? सर दिस माइनस दिस। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव लूप है, ये निगेटिव लूप है। ये ताकत मिल रही है, वर्क आउटपुट ये मिल रहा है और वर्क आउटपुट खर्च हो रहा है। तो नेट रिजल्ट जो आएगा वो पी ए में जो आएगा दिस माइनस दिस आएगा। ये निगेटिव लूप है। लेकिन ये कौन सा इंजन है? सामान्य इंजन। बार बार मैंने यूज किया था शब्द सामान्य इंजन। सामान्य इंजन मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड, जो स्वतः सांस ले रहा है, इसको बोलते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या नेचुरली ब्रीदिंग इंजन। इसमें कोई सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर नहीं लगा है। जब आप एयर सक कर रहे हो या चार्ज सक कर रहे हो तो अंदर एयर आ रही है, बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, ये एयर अंदर आ रही है अपने आप। इसका मतलब अंदर का प्रेशर है 0.9 बार, बाहर का है 1 बार। अंदर का प्रेशर है 0.8 बार, बाहर का प्रेशर है 1 बार। तो अंदर का प्रेशर, सक्शन प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर से कम है, और कम है तो ये निगेटिव लूप बना, निगेटिव लूप बना तो ये आया। तो दिस इज इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए नेचुरली एस्पिरेटेड या नेचुरली ब्रीदिंग इंजन, सामान्य इंजन का, इसमें सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर नहीं लगे। लेकिन ऐसा जब आप करोगे तो सक्शन के दौरान अंदर जो एयर आई है या चार्ज आया है उसका प्रेशर 0.9 बार के समतुल्य है। डेंसिटी जो है 0.9 बार के वजह से है या 0.8 बार की वजह से है, तो अंदर चार्ज कम आएगा। आप चाहते हैं अंदर चार्ज ज्यादा आए ताकि हमें ज्यादा हीट मिले। ज्यादा हीट मिले तो हमें ज्यादा वर्क मिलने की संभावना बने। आप क्या चाहते हैं? अंदर चार्ज 0.9 बार पे आए कि 1.1 पे आए, 1.2 पे आए। तो एटमॉस्फेयर है 1 बार, आपने उसको कंप्रेसर में डाल दिया, कंप्रेसर प्रेशर बढ़ा कर दिया 1.2 बार, 1.3 बार। इसका मतलब ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये है सुपर चार्ज इंजन का या टर्बो चार्ज इंजन का। इसमें सक्शन क्या होगा? जो प्रेशर है उससे ऊपर प्रेशर पे होगा। कैसे? एटमॉस्फेयर से चार्ज और एयर 1 बार पे गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, हमने वर्क खर्च किया, या तो इंजन से लिया या टर्बो चार्जर में टरबाइन ने पैदा किया। अब जो अंदर एयर आ रही है, चार्ज आ रही है, किस पे आ रही है? 1.3 बार पे 30% ऊपर, 1.4 बार पे 40% ऊपर। तो अब अंदर जो इतने ही जगह में, इतने ही वॉल्यूम में जो मास ऑफ एयर है या मास ऑफ चार्ज है वो ज्यादा है। जब ये जलेगा तो ज्यादा हीट देगा, ज्यादा हीट देगा तो एफिशिएंसी वही रहेगी जो थी, तो भी हमें वर्क ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब देखिए सक्शन यहां पे था एटमॉस्फेयर के नीचे, यहां पे सक्शन है एटमॉस्फेयर के ऊपर। अब ये हुआ सक्शन, ये हुआ कंप्रेशन,
ये हीट एडिशन, ये एक्सपेंशन, ये एग्जॉस्ट। तो अब ये भी पॉजिटिव है लूप और ये भी पॉजिटिव। अब इस दोनों को अगर आप देखिए तो ये कहलाएगा नॉर्मल इंजन का इंडिकेटर डायग्राम, जिसका पंपिंग लूप नेगेटिव है। ये कहलाएगा सुपरचार्ज इंजन या टर्बोचार्ज इंजन का इंडिकेटर डायग्राम। दोनों ही डायग्राम आइडियल नहीं है, एक्चुअल है, वास्तविक है। ये नॉर्मल इंजन का है जिसमें सुपरचार्जर टर्बोचार्जर नहीं है, जिसका पंपिंग लूप नेगेटिव है, जिसमें सक्शन हमेशा एटमॉस्फेयर के नीचे होगा। और ये सुपरचार्ज या टर्बोचार्ज का है, इसका पंपिंग लूप हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज है, देखिए ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और इसमें सक्शन हमेशा एटमॉस्फेयर से ऊपर होगा। यही लिखा है, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए सुपरचार्ज और टर्बोचार्ज इंजन विल हैव पॉजिटिव पंपिंग लूप। इसकी बात कर रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब जब ये है तो यहां पे रखोगे A/L/S, तो यहां पे एरिया जो होगा दिस प्लस दिस, यहां पे जो एरिया था दिस माइनस दिस, तो किस केस में मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा आएगा? टर्बोचार्ज या सुपरचार्ज में मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा आएगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा आएगा, इंजन की साइज वही है जो थी L/A/VS। मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ गया तो आउटपुट बढ़ जाएगा, इंडिकेटेड पावर बढ़ जाएगी। इंडिकेटेड पावर बढ़ गई, फ्रिक्शन पावर उतनी ही रहेगी तो ब्रेक पावर बढ़ जाएगी। ज्यादा तेल खाएगा, ज्यादा इंडिकेटेड पावर पैदा करेगा, ज्यादा ब्रेक पावर पैदा करेगा, लेकिन उसी साइज से। तो क्या बढ़ा दिया आपने? मीन इफेक्टिव प्रेशर। कैसे बढ़ा दिया सर? इसको पॉजिटिव करके। ये पॉजिटिव कैसे किया? अंदर हाई डेंसिटी पे या हाई प्रेशर पे आपने चीज सप्लाई की, ठूस ठूस के भरा। ठीक है, आई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए सुपरचार्ज्ड और टर्बोचार्ज इंजन इज मोर देन 100%। इस पॉइंट को समझिए बेटा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती थी MA मींस एक्चुअल डिवाइडेड बाय M आइडियल। आदर्श रूप से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चार्ज आना चाहिए था, लेकिन कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चार्ज नहीं आ पाता था, हमेशा एटमॉस्फेयर से कम आता था। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो अंदर, एक्चुअल मास जो आता था एयर का अंदर, वो क्या होता था? VS गुणे डेंसिटी। जरा देखना एक्चुअल मास क्या आता था, जरा देखना। एक्चुअल मास आता था स्वेप्ट वॉल्यूम गुणे डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू मान लो 0.9 बार। और आदर्श रूप से क्या आना चाहिए था? स्वेप्ट वॉल्यूम गुणे डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 1 बार पे डेंसिटी ज्यादा है, 0.9 पे कम है, तो हमेशा क्या होता था? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100 से कम होती। लेकिन अब क्या कर रहे हो तुम? अब तो तुम 1 बार के एटमॉस्फेरिक एयर या चार्ज को लेके कंप्रेसर में डाल के प्रेशर बढ़ा दे रहे हो, 1.2 कर दे रहे हो, 1.3 कर दे रहे हो। तो अब क्या हो जाएगा? आइडियल तो यही है, ये क्या हो जाएगा? 1.2 बार अगर तुमने 20% सुपर चार्जिंग कर दी है, 1.3 बार अगर 30% सुपर चार्जिंग कर दी है, तो अब जो अंदर मास आया है वो क्या हुआ है? जो आता था उसके तुलना में 30% ज्यादा है। बट ऐसा करने के लिए कंप्रेसर से तुमने उसका प्रेशर बढ़ाया है, कुछ खर्चा किया है, एक इनिशियल कॉस्ट बढ़ी है कंप्रेसर की, और चलाने के लिए ताकत भी लगी है। तो अब जो एफिशिएंसी होगी क्या आएगी? MA जो है M आइडियल से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की डेंसिटी नीचे की डेंसिटी ज्यादा है। सामान्य तरीके से जब करते थे बिना सुपरचार्जर के तो ऊपर की डेंसिटी नीचे की डेंसिटी से कम थी, तो पहले एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100 से कम होती थी। बट सुपरचार्ज इंजन है, 10% भी सुपरचार्ज करोगे तो 1.1 बार हो जाएगा, 30% करोगे तो 1.3 बार हो जाएगा। तो हमेशा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सुपरचार्ज या टर्बोचार्ज इंजन की 100 से ज्यादा होती। इसका मतलब समझिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती। क्लियर हो रही है बात? आई तो सुपरचार्ज इंजन के बारे में पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने वो डिस्कस। ठीक है, आई अगले पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए क्या होता है। सुपर चार्जिंग के बारे में एक पॉइंट पीछे देख चुके। अब देखिए, सुपर चार्जिंग इज नॉट प्रेफर्ड इन SI इंजन। मतलब पेट्रोल इंजन में हम सुपर चार्जिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते पेट्रोल इंजन में? सर पेट्रोल में सुपर चार्जिंग करने का मतलब क्या है? सर सुपर चार्जिंग करने का मतलब है इनकमिंग एयर का प्रेशर। आई का मतलब इनकमिंग। अब एयर है या चार्ज है, पेट्रोल इंजन में तो एयर होती नहीं, चार्ज होता है। तो चार्ज है उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो सुपर चार्जिंग का मतलब है इनकमिंग चार्ज का प्रेशर बढ़ाएंगे आप, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो उतने ही आयतन में मास बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा जब हम करते हैं तो होता क्या है कि पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन बढ़ जाता है। डिटोनेशन या नॉकिंग बढ़ जाती है। अब बेटा डिटोनेशन जो है एक बुरी बात है, अनडिजायरेबल है। तो ऐसा इंजन में तुमने ताकत बढ़ाई, उसका पावर आउटपुट बढ़ाया। कैसे? तुमने पावर आउटपुट बढ़ाया उसका सुपर चार्जिंग करके। परंतु ऐसा करने के लिए तुम्हें आने वाले चार्ज का प्रेशर बढ़ाना पड़ा, और आने वाले चार्ज का प्रेशर बढ़ाया या सुपर चार्जिंग की, इसकी वजह से डिटोनेशन बढ़ गया। एक तरफ तो फायदा हुआ,
दूसरी तरफ नुकसान हो गया। तो आप समझिए सुपरचार्जिंग इज नॉट प्रेफर्ड इन एसआई इंजन बिकॉज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द इनकमिंग चार्ज द चांसेस ऑफ डिटोनेशन इंक्रीजेस। तो फिर इसका मतलब सर पेट्रोल इंजन सुपरचार्जिंग नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा नहीं, पेट्रोल इंजन सुपरचार्जिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर सुना है जो रेसिंग कार होती हैं उसमें सुपरचार्जिंग करते हैं, क्योंकि ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए। ज्यादा पावर आउटपुट होगा तभी तो उसकी स्पीड ज्यादा मिलेगी। इंजन की ताकत ज्यादा है तभी तो टॉप स्पीड निकलेगी। फरारी जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे चलेगी? जब इंजन में ताकत होगी। तो वहां सुपरचार्जिंग तो करते हैं? मैंने कहा यस सर करते हैं बेटा। तो सर वहां पर सुपरचार्जिंग करते हैं और वो तो पेट्रोल इंजन है। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, पेट्रोल इंजन हल्का होता है इसीलिए वहां पर सारी रेसिंग कार जो है पेट्रोल इंजन होती है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन में या ऐसा इंजन में सुपरचार्जिंग नहीं करते हैं। मैंने कहा सामान्यतः नहीं करते। तो सर रेसिंग कार में करते हैं? मैंने कहा हाँ रेसिंग कार में करते हैं। तो हाउ एवर इन एयरक्राफ्ट हवाई जहाज में और रेसिंग कार में जो कि दोनों पेट्रोल इंजन है हम सुपरचार्जिंग करते हैं पावर आउटपुट बढ़ाने की। क्यों? थर्मल एफिशिएंसी को गिरा देते हैं। कहने का मतलब वहां पे हमें इसकी चिंता नहीं कि थर्मल एफिशिएंसी कैसी है। तो हम वहां पे क्या करेंगे? जब सुपरचार्जिंग करेंगे, सुपरचार्जिंग का मतलब क्या है? इनकमिंग एयर का प्रेशर बढ़ा देंगे। इनकमिंग एयर नहीं बेटा, इनकमिंग चार्ज, जो कि पेट्रोल इंजन है। ऐसा कराने से डिटोनेशन बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे? उसका कंप्रेशन रेशो घटा देंगे। तो डिटोनेशन जो है वो कई कारणों से होता है बेटा। तो कंप्रेशन रेशो घटा देंगे तो थर्मल एफिशिएंसी घट जाएगी लेकिन पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। इंजन ज्यादा तेल खाएगा लेकिन आउटपुट ज्यादा देगा, रेस ज्यादा करेगा। तो इस प्रकार से करते हैं। तो रेसिंग कार में सुपरचार्जिंग करते हैं? यस सर। सुपरचार्जिंग करने डिटोनेशन बढ़ जाएगा? यस सर। तो फिर क्यों करते हैं सर? डिटोनेशन बढ़े कोई बात नहीं, उसको हम घटाने के लिए क्या करेंगे? कंप्रेशन अभी कैसे हो रहा है ये जब 5वें चैप्टर में जाएंगे कि किस तरह से होगा आपको समझ में। फिलहाल मानिए सुपरचार्जिंग को पेट्रोल इंजन में सामान्य रूप में प्रेफर नहीं करना चाहिए सर। लेकिन डीजल इंजन में? मैंने कहा डीजल इंजन में तो खूब करिए सर, वहां डिटोनेशन नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए सुपरचार्जिंग इज जनरली प्रेफर्ड इन सीआई इंजन। मतलब सीआई इंजन में, डीजल इंजन में तो बल्कि सुपरचार्जिंग कीजिए, क्योंकि सुपरचार्जिंग अगर करेंगे तो डीजल इंजन में डिटोनेशन के चांसेस घटेंगे। तो आपकी सुपरचार्जिंग से पावर आउटपुट भी बढ़ गया और डिटोनेशन की संभावना भी कम हो गई। तो दोनों तरफ से अच्छा है। इसका मतलब सीआई इंजन में सुपरचार्जिंग की जाती है। इन फैक्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इनकमिंग एयर चांसेस ऑफ डिटोनेशन डिक्रीजेस। यहां पे सुपरचार्जिंग करोगे का मतलब इनकमिंग एयर, यहां पे क्या होता है? एयर। इनकमिंग एयर का प्रेशर बढ़ाओगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से डिटोनेशन घटेगा। सुपरचार्जिंग करी तुमने, पावर आउटपुट बढ़ गया और साथ ही साथ डिटोनेशन बढ़ नहीं गया, डिटोनेशन घट गया। तो दोनों हाथ फायदे का सौदा है। इसका मतलब हम सीआई इंजन में, डीजल इंजन में सुपरचार्जिंग करते हैं। ऐसा करने से दोहरा फायदा है, पावर आउटपुट बढ़ने के साथ साथ डिटोनेशन घट जाता है। लेकिन ऐसा इंजन में हम प्रेफर नहीं करते। मजबूरी में हम एयरक्राफ्ट में और रेसिंग कार में करते हैं, परंतु वहां पे फिर हम थर्मल एफिशिएंसी को गिराते हैं कंप्रेशन रेशो घटा के, ताकि डिटोनेशन जो है वो बढ़ रहा है वो बढ़ने ना पाए। कैसे दोनों चीजें एक दूसरे विरोध करती हैं वहां पे थोड़ा देखेंगे जब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे डिटोनेशन समझेंगे। अभी तो डिटोनेशन क्या होता है हमें मालूम ही नहीं है, बस ये चीजें बुरी बात है ना। चले आइए अब आगे देखते हैं रूट्स ब्लोवर। अब बेटा कंप्रेसर बहुत तरह के होते हैं बेटा। उस कंप्रेसर में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और यहां बोलते हैं डायनेमिक। इसमें हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। इस रोटरी में हम लोग देखते हैं रूट्स ब्लोवर। तो रूट्स ब्लोवर क्या है? एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेसर है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेसर है। तो रूट्स ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं लो और मीडियम स्पीड इंजन्स पे, जनरली स्टेशनरी या मैरिन इंजन्स के लिए। लेकिन जो ऑटोमोटिव इंजन होते हैं, जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके जो इंजन्स होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, क्योंकि वो थोड़ा हाई स्पीड पे चलता है तो उसके लिए हाई स्पीड मशीन चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं ऑटोमोटिव्स में और रूट्स ब्लोवर यूज करते हैं लो स्पीड या मीडियम स्पीड के स्टेशनरी या मैरिन इंजन। एक चीज होता है सुपर चार्जिंग करनी है तो कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेटिंग वाला कंप्रेसर हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा इंजन जो है पेट्रोल या डीजल वो रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस है, और रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस का एक घाटा होता है बेटा, इसमें जब इंजन टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर पर रुकता है तो झटका मारता है, वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। तो ऑलरेडी एक वाइब्रेशन करने वाला पूरा हमारा सिस्टम है और उसमें कंप्रेसर जो इस्तेमाल करें वो भी नहीं भैया, ठीक है। तो इसका मतलब ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
इन एयरक्राफ्ट एक्सियल कंप्रेसर प्रेफर्ड। अब जो बेटा एयरक्राफ्ट में हमारी गैस टरबाइन होती है वहां पे हम लोग एक्सियल टाइप का कंप्रेसर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते हैं, जब हम आपको गैस टरबाइन पढ़ाएंगे तो इस प्रश्न को आएंगे। लेकिन दिमाग में क्लियर रखिए कि एरोप्लेन का जो गैस टरबाइन इंजन होता है वहां पे जो कंप्रेसर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल ना होकर एक्सियल होता है। क्यों होता है वहां पे एक प्रश्न है, उसको हम समझाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का फ्रंट एरिया ज्यादा होता है, उससे ड्रैग फोर्स ज्यादा मिलता है। इसको हम आंसर वहां पे देंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चलते हैं, बड़ा छोटा सा हीट बैलेंस, मतलब लेखा जोखा किसका, उष्मा का। अब बेटा देखिए, हमारा कोई भी इंजन है, हमने उसको हीट दी Q। हमने जो हीट Q दी, जरा समझिएगा थोड़ा सा, फिर से हम यहां पे इसी डायग्राम को बना के समझाते हैं आपको। बेटा ये हम लोगों ने जो इसको A हीट दी, ये कितनी है, Q हीट के रूप में दिया, कितना 100%। तो हम जो ये ऊर्जा देते हैं इंजन को, ये है वो हीट इन फ्यूल, जिसको हम कह रहे हैं मान लीजिए A, ये है 100% या 100 जूल। क्या ये 100 की 100 हमें इंडिकेटेड पावर के रूप में यहां पे मिलेगी? कतई। हमें इंडिकेटेड पावर के रूप में यहां पे जो मिलेगी, जिसको हमने बोला है B रेसिप्रोकेटिंग नेचर में, वो कितनी मिलेगी जानते हैं? मुश्किल से 40 जूल मिलेगी। अगर 100 जूल यहां दिया है, या मान लीजिए 100 जूल दी है आपने, तो यहां 40 जूल मिले। इसका मतलब ये लॉस हो जाएगा करीब करीब 60% का। ये जो लॉसेस वन है, इस लॉसेस वन में कौन कौन सा था सर? जो एग्जॉस्ट में लॉस हो गया, एग्जॉस्ट में, ये है लॉसेस वन। 35% तो चली जाएगी एग्जॉस्ट गैस के साथ। और जो हमारा एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग है, उसमें ये भी लॉसेस वन है। तो लॉसेस वन में क्या आता था? लॉसेस वन में आता था हीट कैरिड अवे बाय द एग्जॉस्ट गैसेस एंड हीट कैरिड अवे बाय द कूलिंग मीडियम, चाहे एयर या वाटर। तो इसका मतलब 35 और 25 60% तो ये निकल जाएगा। तो 100 दोगे, 60 निकल गया, बचा 40, लगभग एक अंदाजा मोटा 40, 45, 38, 37, पर 70 नहीं। ओके, अभी जो 40 मिला, ये भी आपको यहां पे सी या ब्रेक पावर के रूप में नहीं मिलेगा। ब्रेक पावर के रूप में आपको यहां मिलेगा 35। रास्ते में 5 जो है वो फ्रिक्शन में खर्च हो जाएगा। इसका मतलब ये ए है, ये लॉसेस निकल गए, तो ये क्या बना? ई। इस बी में से फ्रिक्शन निकल गया, तो ये क्या बना? सी। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। A minus L1 becomes B, B minus L2 becomes C। तो हीट बैलेंस शीट का मतलब जो आप उष्मा देते हो का 60% लगभग जो है वो रिजेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, एग्जॉस्ट गैस के साथ हीट निकल जाती है, कूलिंग में निकल जाती है। जो 40% है वो बनता है इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड वर्क। उसमें से भी 5% करीब 7% फ्रिक्शन में खर्च हो जाती है। जो हमें आउटपुट पे ब्रेक पावर मिलती है वो करीब करीब 35% होती है। ये रफली 35 जगह 40 हो सकती है, 5 की जगह 4 हो सकती है, इस 60 की जगह 55 हो सकती है, लेकिन मेजर अमाउंट जो है वो लॉसेस L1 के द्वारा एटमॉस्फेयर रिजेक्ट हो जाता है। ये हम लोग का बेटा हीट बैलेंस है। इसके ऊपर छोटा 1-2 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको मिल सकता है गाइड वगैरह, तो आप देखें। तो हम लोगों ने बेटा आज अपना चैप्टर कंप्लीट किया। अब आप लोग इसके जो क्लास असाइनमेंट के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करके भेज दीजिए, और फिर हम लोग और नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर, 4th चैप्टर फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ आईसी इंजन को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।